स्वागत है आपका ऑनलाइन एकेडमी में। आज हम बात करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री की और ये क्लास 2 है। इससे पहली वीडियो में हमने पिछला पार्ट पढ़ा था। जिसने अगर ये वीडियो नहीं देखा है तो पिछली वीडियो में जाकर के वीडियो देख सकता है। इससे पिछली वीडियो में हमने जो कंप्लीट किया था वो मुग़ल साम्राज्य का पतन कंप्लीट कर लिया था। और आज हम बात करते हैं यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। तो यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन होता है और 15वीं शताब्दी के आसपास आगमन शुरू हो जाता है। सबसे पहले जो कंपनी आती है वो आती है पुर्तगाली कंपनी, यानी कि पुर्तगाली सबसे पहले आते हैं भारत में। और इनका जो आगमन वर्ष होता है 1498 में। परंतु ये अपनी जो पहली फैक्ट्री स्थापित करते हैं वो 1502 में करते हैं। कहाँ पे करते हैं? कोचीन, केरल में। ये तो डेफिनेट है कि यहाँ से एक क्वेश्चन तो पक्का फंसता ही फंसता है हर एक एग्ज़ाम में लगभग, यदि वो एग्ज़ाम जो है मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड इस चैप्टर से अगर आता है तो। चलिए, तो पुर्तगालियों की बात करते हैं। 1498 में इनका आगमन वर्ष, यानी कि सबसे पहला जो पुर्तगाली आया था वो 1498 में आए थे और 1502 में इन्होंने कोच्चि, केरल में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। दूसरी बात करते हैं अंग्रेज। पुर्तगालों के बाद अंग्रेज आते हैं 1600 ईस्वी में और 1611 में ये मछलीपट्टनम में, इसको कभी कभी मछलीपट्टनम भी बोलते हैं, आंध्र प्रदेश में पड़ता है मछलीपट्टनम। प्रथम फैक्ट्री अंग्रेज़ों ने जो स्थापित की थी वो 1611 ईस्वी में की थी और 1600 में जो है अंग्रेज़ जो है भारत आए थे। डच की बात करें तो डच 1602 ईस्वी में डचों का आगमन भारत में हुआ था और 1605 में इन्होंने भी जो है मछलीपट्टनम में ही अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। उसके बाद डेनिस आते हैं 1616 ईस्वी में, डेनिस आते हैं और ये 1620 में त्रावणकोर में जो है अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करते हैं। उसके बाद फ्रांसीसी आते हैं 1664 ईस्वी में। 1668 में सूरत गुजरात में पड़ता है, यहाँ पर अपनी पहली फैक्ट्री लगाते हैं। उसके बाद फिर स्वीडिश आते हैं 1731 में और धीरे धीरे इनका भी क्या हो जाता है? पतन हो जाता है। और जो शक्ति उभर करके आती है केवल और केवल इनमें से, वो केवल अंग्रेज़ों की शक्ति उभर करके आती है, जो हम आगे पढ़ेंगे। चलिए, इससे पहले हम देख लेते हैं थोड़ा सा और कि आधुनिक इतिहास के लिए स्रोत जो हैं, यानी कि पुरालेख। आधुनिक इतिहास के लिए क्या क्या स्रोत हैं, क्या क्या पुरालेख दिए गए हैं। तो पुरालेख की बात करते हैं। पुरालेख होते क्या हैं? प्रशासनिक, कानूनी, सामाजिक या वाणिज्यिक गतिविधियों के दौरान आवश्यक अंग के रूप में बनाए गए जो दस्तावेज होते हैं उनको पुरालेख कहा जाता है। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के रिकॉर्ड 1600 से 1858 की अवधि के दौरान व्यापारिक परिस्थितियों का एक विस्तृत विवरण प्रदान करते हैं। तो ये जो है, जो ये पुरालेख थे, ये कहीं अलग अलग जगह पर जो है रखे हुए हैं। जैसे हम राष्ट्रीय अभिलेखागार की बात करें तो राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ पर है? ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। इसमें जो है भारत सरकार के अधिकतर पुरालेख मौजूद हैं। इसमें क्या है? भारत सरकार के अधिकतर पुरालेख मौजूद हैं। ये आधुनिक भारतीय इतिहास के विभिन्न पहलुओं पर प्रामाणिक और विश्वसनीय स्रोत सामग्री प्रदान करते हैं। राज्य सरकार के पुरालेख की बात करें तो पूर्व ब्रिटिश भारतीय प्रांतों के रिकॉर्ड रखे हुए हैं। तत्कालीन देसी रियासतें, जो उस समय की देसी रियासतें थी, उनके पुरालेख, उनका रिकॉर्ड मिलता है। अंग्रेज़ों के अलावा जो विदेशी प्रशासन था, राज्य सरकार के पुरालेख में उनका भी वर्णन मिलता है। तीन प्रेसिडेंसी के पुरालेख। तीन प्रेसिडेंसी कौन कौन सी थी? मद्रास प्रेसिडेंसी थी, बंगाल प्रेसिडेंसी थी और एक आपकी मुंबई में बॉम्बे प्रेसिडेंसी जिसको बोला गया, महाराष्ट्र में, जिसका नाम अब मुंबई है। ठीक है, तो ये तीन प्रेसिडेंसियाँ थी जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। इनके पुरालेख वर्णन कहाँ कहाँ मिलता है? तो बंगाल प्रेसिडेंसी में पलासी में ब्रिटिश विजय के बाद पुरालेख मिलते हैं। मद्रास प्रेसिडेंसी के रिकॉर्ड 1670 ईस्वी से मिलते हैं। महाराष्ट्र सचिवालय रिकॉर्ड कार्यालय कहाँ पर है? मुंबई में रखे गए बॉम्बे प्रेसिडेंसी के पुरालेख, यानी कि हम कह सकते हैं कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी के जो पुरालेख हैं वो महाराष्ट्र सचिवालय रिकॉर्ड में मिलते हैं। मद्रास प्रेसिडेंसी के रिकॉर्ड 1670 ईस्वी से मिलते हैं मद्रास प्रेसिडेंसी में। और बंगाल प्रेसिडेंसी पलासी में ब्रिटिश विजय के बाद के पुरालेख भी मिलते हैं। तो तीनों प्रेसिडेंसी के पुरालेख तीनों प्रेसिडेंसियों के बारे में जो है वर्णन कराते हैं। अंग्रेज़ों के अलावा अन्य यूरोपियन शक्तियों के
पुरालेख। गोवा में संरक्षित पुर्तगालों से संबंधित पुरालेख। कोच्चि और मालाबार के डचों से संबंधित पुरालेख मद्रास अभिलेख कार्यालय में हैं। कोच्चि और मद्रास के मालाबार के जो डचों से संबंधित पुरालेख है वो कहाँ पर मिलते हैं? वो मिलते हैं आपके मद्रास अभिलेख में। चलिए आगे न्यायिक अभिलेख हैं जो आपके न्याय से रिलेटेड होते हैं, जस्टिस से रिलेटेड होते हैं। तो फोर्ट विलियम्स में मेयर के कोर्ट के अभिलेख, फोर्ट विलियम में रखे हुए मेयर के कोर्ट के अभिलेख। बंगाल के सर्वोच्च न्यायालय के अभिलेखागार। तीसरा हो जाता है आपका बॉम्बे में मेयर के कोर्ट के अभिलेख। प्रकाशित अभिलेख, कुछ प्रकाशित अभिलेख होते थे जिनका प्रकाशन किया जाता था, जैसे आपके संसदीय पत्र, संसदीय समिति की रिपोर्ट, विशिष्ट विषयों पर गठित आयोगों की रिपोर्ट जैसे शिक्षा, नागरिक सुधार और अकाल। ये जितने भी आपके पास में अभिलेख होते थे इनका जो है प्रकाशन किया जाता था। कुछ अभिलेख निजी होते थे जो अपने निजी लाभ के लिए जो है तैयार किए जाते थे, तो उनमें जो है वर्णन मिलता है जो उनके व्यक्तिगत होते थे। व्यक्तियों और परिवारों के कागजात और दस्तावेज जिन्होंने आधुनिक भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है। और जैसे प्रख्यात नेताओं के पत्र, बैंकों, व्यापारियों, घरानों और वाणिज्य मंडलों के अभिलेखागार, समाचार एवं पत्रिकाएं देख लेते हैं। समाचार और पत्रिकाएं में अगस्टम हिके ने भारत में पहला समाचार पत्र दिया था। इनको थोड़ा हम बाद में पढ़ते हैं, पहले ये देख लेते हैं इधर से। विदेशी संग्रहालय में पुरालेख। ब्रिटिश संग्रहालय में ब्रिटिश वायसराय, राज्यों के सचिवों और अन्य उच्च पद वाले नागरिकों और सैन्य अधिकारियों के पत्रों का संग्रह। लंदन में भारतीय अभिलेख कार्यालयों में संचित अभिलेख। पाकिस्तान में संरक्षित अभिलेखों का अत्यधिक महत्व है। कुछ अभिलेख जो है पाकिस्तान में भी संरक्षित रखे हुए हैं। आत्मकथाएं और संस्मरण। 18वीं व 19वीं शताब्दी के दौरान यात्रियों, व्यापारियों, मिशनरियों और सिविल सेवकों के साथ साथ स्वतंत्रता आंदोलनों के दौरान भारतीय नेताओं द्वारा लिखित संस्मरण आत्मकथाएं। चलिए ये सब क्या है? ये भी पूरा लेख है। अब समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं पढ़ लेते हैं। अगोस्टम हिके ने भारत में पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट प्रकाशित किया। मोस्ट इम्पोर्टेंट, द बंगाल गजट किसने प्रकाशित किया था? अगोस्टम हिके ने। ये भी एक पूरा लेख के बारे में वर्णन करता है, यानी कि ये भी समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं में से एक है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापकों में से एक तिहाई पत्रकार थे। कितने थे? एक तिहाई पत्रकार। द हिंदू एंड स्वदेश मित्रम, एक तो द हिंदू है और एक है स्वदेश मित्रम। ये दोनों ही पत्रिकाएं किसकी हैं? ये सुब्रमण्यम अय्यर की हैं। किसकी हैं? सुब्रमण्यम अय्यर। एक केसरी है और एक महारट्टा। ये सब बाल गंगाधर तिलक। बंगाली है सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। बंगाली किसकी है? सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। इंडियन सोशलिस्ट लंदन में प्रकाशित की थी। कुछ इन्होंने अपने स्वदेशी, जिनको बोलते हैं स्वदेशी पत्रिका, यानी कि अपने देश में प्रकाशित की थी, तो कुछ विदेश में। जैसे इंडियन सोशलिस्ट लंदन में किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा प्रकाशित की गई थी। वंदे मातरम मैडम कामा पेरिस के द्वारा जो है ये प्रकाशित की गई थी। तलवार वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय द्वारा कहाँ पर प्रकाशित की गई थी? बर्लिन में। गदर मोस्ट इम्पोर्टेंट, लाला हरदयाल इसके जो है संस्थापक थे और इसका जो मुख्यालय है वो सैन फ्रांसिस्को रखा जाता है, क्योंकि सैन फ्रांसिस्को में ही गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। चलिए उसके बाद हम देख लेते हैं मौखिक परंपरा, रचनात्मक साहित्य। आनंद गणित 1882 के माध्यम से दिया गया था। वह एक रचनात्मक साहित्य आनंद गणित जो कि 1882 में जब प्रकाशित किया गया था। उसके बाद चित्रकला है। पटना कलाम भी इतिहास का ही क्या है? स्रोत है। आधुनिक भारत के इतिहास लेखन के
प्रमुख उपागम। आगे पढ़ते हैं, आधुनिक भारत के इतिहास लेखन के प्रमुख उपागम। ठीक है, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वीडियो से बोर नहीं होना है, थोड़ा थ्योरेटिकल चला हुआ है, क्योंकि यहाँ से थ्योरी ही थोड़ी स्टार्ट है। हिस्ट्री में ज़्यादातर थोड़ी थ्योरी ही है, टॉपिक वाइज थोड़ा और आगे चलेंगे। ये स्पेक्ट्रम जो मोस्ट स्टैंडर्ड बुक है पीसीएस और आईएएस के लिए, ये उसी की समरी दी हुई है, उसी की समरी है। स्पेक्ट्रम बुक से, मॉडर्न हिस्ट्री की जो स्पेक्ट्रम बुक आती है स्टैंडर्ड बुक, उसी की समरी यहाँ पे हमने जो है ली हुई है। ये हैंडराइटिंग नोट्स में आपके लिए जो है तैयार की गई है। चलिए, हिस्टोरियोग्राफी ऐतिहासिक व्याख्या का अध्ययन। हिस्टोरियोग्राफी ऐतिहासिक व्याख्या का अध्ययन यहीं से करते हैं। चलिए, अब हम देख लेते हैं इतिहास क्या है। अतीत का एक रिकॉर्ड है। इतिहास क्या है? अतीत का एक रिकॉर्ड है। और हिस्टोरियोग्राफी इस बात का अध्ययन है कि इतिहास का विश्लेषण, लेखन, प्रस्तुतिकरण कैसे किया जाता है। इसके लिए एक औपनिवेशिक उपागम दिए हुए हैं। औपनिवेशिक उपागम, कुछ उपागम हैं तो वे हम देख लेते हैं, क्योंकि हैंडराइटिंग से ही पता चल रहा है। आधुनिक भारत के इतिहास लेखन के उपागम कौन कौन से हैं। तो चलिए पहले उपागम पर चलते हैं, जिसे बोलते हैं औपनिवेशिक उपागम। पश्चिम संस्कृति के लिए प्रशंसा, स्वदेशी समाज व संस्कृति की आलोचना। ठीक है, जैसे जेम्स मिल, पश्चिम संस्कृति के लिए प्रशंसा करना, स्वदेशी समाज व संस्कृति की आलोचना औपनिवेशिक उपागम में वर्णित है। राष्ट्रवादी उपागम, वह दृष्टिकोण राष्ट्रीय आंदोलन को भारतीय लोगों के आंदोलन के रूप में देखता है। यह दृष्टिकोण औपनिवेशिक दृष्टिकोण के साथ साथ प्रतिक्रिया और टकराव के रूप में भी विकसित हुआ। मार्क्सवादी उपागम, औपनिवेशिक स्वामी के हितों और मूल विषयों के बीच प्राथमिक विरोधाभास के पर केंद्रित था। यानी कि हम कह सकते हैं कुछ जो है मूल विषय होते थे, कुछ उनके स्वामी, उनके हित में जो होते थे प्राथमिक और विरोधाभास, यानी कि आपस में जो विरोधाभास होता था। राष्ट्रवादी उपागम के विपरीत यह भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों के बीच के अंतर विरोधों का भी ध्यान रखता है। आर.पी. दत्त और ए.आर. देसाई भारत के मार्क्सवादी इतिहासकार थे, मोस्ट इम्पोर्टेंट। आगे देखते हैं, अधीनस्थ उपाश्रित उपागम। इसका विचार है कि भारतीय इतिहास लेखन में एक अमीर वर्ग का बोलबाला है। अधीनस्थ या उपाश्रित उपागम का क्या विचार था? तो इनका विचार था कि अमीर लोगों का बोलबाला है और आम जनता की भूमिका की उपेक्षा की गई, यानी कि आम जनता को जो है तुच्छ माना गया है। रणजीत गुहा इसी स्कूल के थे। रणजीत गुहा भी इसी स्कूल के थे। किसके? जहाँ पे अधीनस्थ उपागम ये जो है ये उस टाइम माना जाता था। संप्रदायवादी उपागम, मुस्लिम और हिंदू एक दूसरे के विरोधी हैं, उनके हित अलग अलग हैं। संप्रदायवादी उपागम में यानी कि इससे पता चल रहा है सांप्रदायिकता। ठीक है, और उसके बाद आता है फिर कैम्ब्रिज स्कूल। ब्रिटिश शासकों से लाभ प्राप्त करने के लिए समय भारतीयों के बीच संघर्ष हुए। उदार और नव उदारवादी व्याख्याएं। इस व्याख्या के अनुसार उपनिवेशों का आर्थिक शोषण समग्र रूप से ब्रिटिश लोगों के फायदेमंद नहीं था। आगे देखते हैं, नारीवादी उपागम। नारीवादी उपागम, इसमें महिलाओं के जीवन को प्रभावित किया और उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जिसने जो है महिलाओं के जीवन को जो है प्रभावित किया था। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम आगे पढ़ेंगे और देखेंगे कि यूरोपियों का आगमन एवं ब्रिटिश शासन का सुदृढ़ीकरण, यानी कि यूरोपियों का भारत में आगमन, इसी चैप्टर का अगली यूनिट है, उसको हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी। तो वीडियो को जो लाइक कर दे और चैनल को जो सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।